हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आ गया हूं, जो कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रहने वाली है सीटेट पेपर टू में, जो पूछा गया था दिसंबर के मंथ में 2021 ईस्वी में जो पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक प्रिंसिपल को भी, साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग समझते जाएंगे। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक हमेशा टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो पहुंच पाएगी और आप लोग वीडियो को देख पाओगे। तो आई होप you will subscribe my YouTube channel, and let's start this class, this lecture. आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कि am I audible और visible, and then I'm going to start this lecture. ठीक है। तो ये 27 दिसंबर, ये दिसंबर में कौन से महीने में पूछा गया था बच्चों? ये 27 दिसंबर को ये 2021 में ये पेपर पूछा गया था। और ठीक है, और पेपर टू में तो देखो बच्चों, ये जो हमारा है, तो ये जो हमारा सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। तो जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ये गलत हो जाएगा। अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता, तो ये क्या होता है? ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता होता है, और ये तो ये हमारा सही हो जाएगा। अनुवांशिकता में पूर्व क्रमादेशित, ये गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि असर्शन और रीजनिंग वाले है। इसमें बोल रहा है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करता है। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों? सही है। और रीजन क्या है? विकास के सही पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो देखो, ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी, नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वो नृत्य करती थी, उसके माता-पिता ताली बजाते थे और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें क्या हो जाता है? विकास के अनुवांशिक, हेरिडिटी और परिवेश, जो सराउंडिंग्स होता है, हमारा इन्वायरमेंट, वो क्या है के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। और ये सारे फुलफिल नहीं कर रहा है, ये सारे गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, देखो ये मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था एक बार इसको, लेकिन ऑडियो नहीं ले पाया था, कुछ इंटरनल इशू आ गया था। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण, जो होता है सोशलाइजेशन, दो टाइप का होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाता है? तो ये शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। अब देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? तो रूट लर्निंग पे नहीं होगा। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान में रखना, उम्र के अकॉर्डिंग, ये सही हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, वे विचार जो पहलुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्कीमा हो जाएगा। और ये सब गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत कार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रिया आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक
प्रक्रिया में रूपांतरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लेव वैगोत्स्की ये सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? तो पारस्परिक अध्यापन ये हो जाएगा हमारा सही। निष्क्रिय, प्रतिपादक और यंत्रवत याद रखना, ये गलत हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबरी के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के स्तर पर है अगर वह बच्चा ये तर्क देता है कि हिंद को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि वह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त और अगर किसी किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तो हिंद को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तो यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता ये गलत हो जाएगा। कानून और व्यवस्था अभिमुखता ये हमारा सही हो जाएगा, और सब गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अनुकूल है? मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है। तो विद्यालयों को हर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों, रुझानों और महत्व देना, ये हमारा सही हो जाएगा, और बाकी गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 का। इसमें पूछ रहा है कि कौन से बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत में नहीं सुझाई? तो ये हमारा कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स है, याद रखना, नहीं वाले ढूंढना है। तो भाषाई संगत ये हुआ था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। शारीरिक संवेदी ये भी गलत हो जाएगा। गति संगीतात्मक बुद्धि ये भी गलत हो जाएगा। स्फुटिकीय बुद्धि ये सही हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद है? जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करता है? कम करता है, और जेंडर इक्वलिटी को क्या करता है? बढ़ाने का प्रभावशाली रखता है, मतलब क्षमता रखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाइड करना, उस पे बेसिस पे डिस्कस डिबेट करना जरूरी है ताकि बच्चे को नॉलेज अवेयरनेस मतलब उस तक पहुंच पाए अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब 14 से हम लोग करेंगे 13। लेट मी चेक इज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप लोगों तक अच्छे से कंटेंट पहुंच पाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो। तो एक ऐसे, जस्ट इमेजिन क्लास, एक ऐसी कक्षा की कल्पना कीजिए, ऐसी क्लास की जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, वो समूह का, उसका विद्यार्थी का जो समूह है, ग्रुप्स है, वो क्या है? विविधतापूर्ण है, यानी कि डाइवर्सिटी उसमें बहुत ज़्यादा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग परिवेश, कोई धनी स्टूडेंट्स है, कोई गरीब है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिवेश में पले बड़े स्टूडेंट्स हैं, मतलब देयर हैज ह्यूज डाइवर्सिटी। ओके, सो उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसमें टीचर्स को, एज ए टीचर, जब आप टीचर बनोगे तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? तो देखो बच्चों, 13 में क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। तो ये जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है आपकी कक्षा में, आपके क्लास में, या हमारी दुनिया में, कहीं भी इस दुनिया में, तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें क्या करना चाहिए? सम्मानित करना चाहिए, और पक्ष पोषित करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा सही है, एब्सोल्युटली राइट है। इसमें क्या देखो, ऑप्शन में 2 में क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने की, तो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, हर आदमी अनोखा है, यूनिक है, ईच एंड एवरी पीपल आर यूनिक एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी, मतलब हर आदमी यूनिक है, अनोखा है, और उसके पास अलग अलग तरीके का एबिलिटी है, क्षमता है। तो उसको क्या बोल रहा है कि कम करना? तो कम क्यों करेंगे भाई? वो तो सही है, एब्सोल्युटली राइट है, कम नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल जो हमारा डिफरेंस है, हर व्यक्ति का जो अलग अलग टाइप का डिफरेंस है, उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं भाई, ये भी हमारा गलत है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। शिक्षण अधिगम, मतलब शिक्षण, टीचिंग लर्निंग जो है कि प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को मुख्य बाधा समझना चाहिए।
टीचिंग लर्निंग में जो हम लोग टीचिंग लर्निंग करते हैं तो उसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करना चाहिए, मुख्य बाधा, इट इज़ अ मेन बैरियर। तो ये क्या है, मुख्य बाधा का स्रोत है, नहीं ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। देखो एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते भी जाएंगे कि वो होगा तो क्यों होगा और वो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और साथ साथ हम लोग जो रूल्स है जो प्रिंसिपल है सारी चीज़ें का रिवीजन भी करते जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि आपका सारे कंसेप्ट सारी चीज़ें एक एक करके रिवीजन होते रहे। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है कि आकलन, आकलन मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को असेसमेंट करना, जांच पड़ताल करना, क्या सही है क्या गलत है। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में आया था एनईपी में क्या प्रस्तावित करती है। तो आकलन असेसमेंट के तहत एनईपी 2020 में क्या चीज़ को प्रस्तावित किया गया था, ये हमें बताना है। वी नीड टू फाइंड व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में योगात्मक आकलन, इसमें क्या बोल रहा है, ऐड करने वाला योगात्मक आकलन, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए अधिगम, तो परीक्षा मतलब एग्जाम के लिए, अधिगम मतलब हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ भी, तो वो परीक्षा के लिए नहीं, वो जीवन में भी काम आएगा, लाइफ को मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सीखते हैं, हर तरीके से काम आएगा, सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति और उन्नति, तो कैसा उन्नति होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो 360 डेवलपमेंट में मान लो यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, जस्ट इमेजिन देयर इज ए चाइल्ड, दिस इज चाइल्ड, तो ये चाइल्ड क्या है, ये 360 डिग्री मतलब चाइल्ड के इर्द गिर्द पूरा 360 डिग्री 360 डिग्री पे उसका क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल में होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, प्रगति होगा, उन्नति होगा। तो ये है हमारा, तो 14 का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब है कि ये हमारा सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। और देखो ये ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि पेपर और पेंसिल आधारित, मतलब पेपर और पेंसिल बेस्ड जो क्या होता है एमसीक्यू होता है कि उसका परीक्षण टेस्ट नहीं, ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हम लोग नहीं असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का मतलब ही होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल में जो हमारा उन्नति होता है, प्रोग्रेस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको आई होप यो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। तो बोल रहे हैं आगामी आगामी मतलब ये जैसे 21 में पूछा गया था पेपर, तो 21 के बाद, तो आगामी आने वाला जो हमारा 10 ईयर्स है, अपकमिंग 10 ईयर्स, इसमें बोल रहा है कि विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर लेगा, इतना प्रोग्रेस कर लेगा कि दूसरे ग्रह जस्ट लाइक दूसरे ग्रह पे भी जीवन की खोज पॉसिबल है। जीवन मतलब वहाँ पे ह्यूमन जा सकता है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, धरती पे जगह फुल हो जाएगा तो, बिकॉज मतलब घनी आबादी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज भी कम हो रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे जीवन संभव है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे एक एलन मस्क है, एलन मस्क एक क्या है, आ, एक उद्योगपति है, एंटरप्रेनर है, और ये टेस्ला कार बनाता है, बहुत सारी चीज़ें, स्टारलिंक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि मार्स पे लाइफ को पॉसिबल करे और लाइफ को बसाए, ज़िंदगी को जीवन को बसाए, इसका ऐसा ये विजन है। तो देखते हैं आने वाले दौर में क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तो इसी टाइप से ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो यह प्रश्न विद्यार्थी में डैश डैश चिंतन को बढ़ाओ, और ये जो प्रश्न करेगा एज ए टीचर आप करोगे, मैं करूँगा, तो विद्यार्थी में स्टूडेंट में ये जो किस टाइप का चिंतन, किस टाइप के थिंकिंग को, कॉग्निटिव को, कंसीडर को, वो क्या करेगा, थिंकिंग को बढ़ावा करेगा, उसको प्रमोट करेगा, इनहेंस करेगा, कर देगा, क्योंकि यह डैश डैश देने का मौका करता है। और क्यों किस टाइप के चिंतन को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा, और फिर रीजन भी बताना है क्योंकि ऐसा ऐसा होगा। तो हमें बताना है बच्चों, तो 15 में देखो अपसारी, तो ये क्या करेगा बच्चों में, अपसारी चिंतन को बढ़ाएगा और अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। और यह प्रश्न हमें क्या करता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं
आंसर्स का और वो हमें देने का काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सोल्युटली राइट है 15 का। अब देखो अभिसारी केवल एक ही सही होता है, तो अभिसारी अपसारी था इसलिए सही हो गया, अभिसारी तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही उत्तर नहीं होगा, अनेक दे सकता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 15 हो गया। अब देखो और इसमें कुछ ऑप्शंस है, दो और है। देखो अपसारी केवल एक ही उत्तर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अभिसारी अनेक संभावित उत्तर है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अभिसारी, लेकिन अपसारी होना चाहिए, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब देखो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो स्टेटमेंट कथन बोल रहा है, असर्शन भी जिसको बोलते हैं, और तर्क रीजन इसमें दिया हुआ है। इस बेसिस पे हमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो स्टेटमेंट क्या है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपने स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। तो मतलब टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्यार्थी को विद्यालय की परियोजना वहाँ पे कार्य प्रैक्टिकल्स के तौर पे कि स्थानीय विरासत आपके यहाँ जो नियरेस्ट जो विरासत है, हेरिटेज है, जो हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हेरिटेज है, जो चीज़ें हैं जो सरकार उस पर कंट्रोल करते हैं और लोगों के लिए उसको खोलते हैं, तो उस पे बेस्ड एक क्या करना है, उसे एक प्रस्तुति तैयार करना है और उसे क्लास में देना है। उसके लिए उसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो ये 16 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में है, ये सही बात है। अब देखो अब देखो दूसरा हमारा लॉजिक क्या है कि अपने समुदाय, अपना जो आपका कम्युनिटी है, समुदाय आप जहाँ पे रहते हो, वेर एवर यू आर लिविंग, और विरासत आपका जो हेरिटेज है, आपका जो विरासत में जो मिला है, या गवर्नमेंट के थ्रू या अपने फैमिली के थ्रू, फैमिली वाले नहीं हो मतलब गवर्नमेंट वाले यहाँ पे ज़्यादा, जो पब्लिक जो विरासत होता है हेरिटेज, संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित समूह करने में मदद करता है। तो ये अभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। देखो ए और आर क्या है दोनों सही है, और ए और आर की व्याख्या करता है, ए आर की व्याख्या करता है। आर जो है ये जो आर है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ए का सही व्याख्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों सही है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या बोल रहा है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो ये सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा तो नहीं है, हमारा आर भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और देखो ए और आर दोनों गलत है, ऐसा तो नहीं है, दोनों सही है। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 में क्या बोल रहा है कि अक्षरों, दोस्तों मैं थोड़ा पानी लेके आ रहा हूँ। तो हम लोग दोस्तों कहाँ तक थे अभी, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, तो ये जो हमारे लेटर्स है उसका अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट, जो जितना भी साइज होता है, शेप होता है, रिक्त प्रभावी, रिक्त मतलब ब्लैंक्स जो रहता है, और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण, और प्रिंट जो होता है उसका मिश्रण, मिक्सचर, और गलत वर्तनी मतलब रॉन्ग जो वर्तनी होता है, डैश डैश के भेद लक्षण है, भेदक लक्षण, ये किसका किसका एक सिम्टम्स है, लक्षण है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में वाचन वे, वे, वैफल्य वैफल्य विकल्प
वाचन वैफल ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 17 का, ये गलत हो जाएगा। अब देखो लेखन वैकल्प ये क्या है, लेखन में काम आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गुणज नहीं, गुना का तो इसमें यूज ही नहीं होगा। उत्साह विकल्प का भी यूज नहीं होगा, इसमें लिखने से रिलेटेड है। जब अक्षर के बारे में बात करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो सीधा सीधा हमको लिखने वाले बात आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, शब्द बोलते हैं एंड स्टोरी को नरेट करते हैं, एनीथिंग, तो उसमें हम लोग अक्षर पे नहीं देते, बस बोलते हैं। तो वहाँ पे लोग तो अक्षर नहीं दिख रहा है कि कहाँ कैसे अक्षर लिखा है, नहीं लिखा है, गलत लिखा है या सही लिखा है, बस वो सही बोल रहा है यानी वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा सही। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो शिक्षा समावेशन मतलब एजुकेशन का समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या कर रहा है, बाधक है, मतलब उसमें बैरियर का काम कर रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना। विषय वस्तु जो हमारा है उसको विविध प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 18 का गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नमीकृत करना, तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिटी के साथ निमीकृत करना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 18 का 2 हो जाएगा। मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में विविध प्रकार से सम्मिलित करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे कि वे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेक्षण कर सके। तो ऐसे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है जो दृष्टिबाधित हो, जिसमें जो अच्छे से दुनिया को नहीं देख पाता है, वो जो सिर्फ फील करके चीज़ें को समझता है, सीखता है। तो दृष्टि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे विद्यार्थी को कौन सी क्या करना चाहिए, कौन सी फैसिलिटेशन देना चाहिए, कौन सी सुविधा देना चाहिए, फैसिलिटीज़ देना चाहिए, ताकि वो क्या करे, प्रभावशाली ढंग से मतलब बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें को सीख सके, लर्निंग कर सके, उसकी लर्निंग अधिगम में हेल्पफुल हो और संप्रेषण भी कर सके, मतलब चीज़ें को उपयोग भी कर सके, यूज भी कर सके। ठीक है बच्चों, ऐसा उसको कौन सी सुविधा देना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट है 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन को देखो और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उसको अलग तरीके से बता दिया है। तो बीपीएससी का भी जो एग्जाम दोगे तो उसमें भी कभी कभी इसी टाइप से थोड़ा उलझे हुए टाइप से ऑप्शंस रहता है, तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, टर्मिनेट करना है, उस हिसाब से हमें समझना है। क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी सिलेक्शन होने का चांसेज बढ़ जाएगा सक्सेस का। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में 19 में ये हमारा 4 सही हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। तो मतलब 2 3 और 4, तो 2 3 और 4 देखो, 2 3 4, इसमें क्या बोल रहे हैं, संकेत भाषा का मिश्रण, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ब्रेल भाषा मतलब ब्रेल लिपि का उसको क्या करना चाहिए, फैसिलिटी देना चाहिए, तो ये हमारा इसलिए सही है। देखो तीसरा क्या बोल रहा है, पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर, तो ऐसा पाठ्य सामग्री जो है जिसको वाचन सुनने में, क्योंकि वो अच्छे से सुन सकता है, तो सुन वही नहीं सकता है जो गूंगा रहता है, जो बोल नहीं पाता अच्छे से, वो सुन भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है, दृष्टिबाधित है तो अच्छे से सुन पाएगा, तो ऑडियो फॉर्मेट में उसको चीज़ें को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा 2 3। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, केवल एक, तो ए हमारा ये गलत है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है, सिर्फ इसमें क्या बोल रहा है कि 2 और 3 सही है, लेकिन 4 भी सही है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखो 1 और सिर्फ 4 सही है, लेकिन ये तो हमारा क्या है, गलत है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थी की विशेषता नहीं, तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका एक कैरेक्टर नहीं है, उसका एक विशेषता क्या है, नहीं है। ये हमारा की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, ये हमें याद रखना है, इस चीज़ें के हमें
इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं विशेषता है ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो 20 में हमारा क्या हो जाएगा, परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। तो इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से ही अधिगम लर्निंग नहीं करता है, तो ये की लर्निंग करना, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो 20 का ये सही होगा, मतलब विशेषता नहीं है। तो यही हमारा विशेषता नहीं है कि वो जो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, वो सिर्फ परीक्षा में रिजल्ट अच्छे पाने के लिए, तो ये इसका विशेषता नहीं है, बताना है। देखो, उस कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा होना और उन्हें चुनौतीपूर्ण लगना, तो ये सही बात है, लेकिन हमें नहीं वाला ढूंढना है, इसलिए ये सही होगा। तो इसलिए हमें ये सही नहीं होगा बच्चों, ये बात सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा गलत हो जाएगा। अन्वेषण और अधिगम के लिए उत्सुकता, ये भी गलत। एक से अधिक क्षेत्रों में उच्चतम श्रेणी का उपलब्धि, ये भी गलत। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों में भ्रांतियां, विद्यार्थियों में क्या है, भ्रांतियां को सुलझाने के लिए, भ्रांतियां को क्या करना चाहिए, सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अध्यापिका मतलब टीचर्स को क्या करना चाहिए। तो 21 में क्या करना चाहिए बच्चों, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना। खोजी अधिगम जो होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, सुसाध्य करना चाहिए। 21 का एक हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा गलत हो जाएगा। उन विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। भ्रांतियों को अनदेखा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं, मतलब एक पीक लेवल पे बेस्ट तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से अपना बेस्ट देके बेस्ट रिजल्ट कब लेता है, कब सीखता है वो, ऐसा कौन सा समय है या कौन सा चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, दी गई विषय को रट्टा मारे, जब रट्टा मारना आप देखोगे रूट लर्निंग, तो वो तभी गलत हो जाएगा। दूसरे व्यवहार की नकल और अनुसरण करके, तो ये भी हमारा आई थिंक गलत ही हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, अध्यापिका को मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय पालन, सक्रिय पालन होना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि असर्शन डिवीजन असर्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की जानकारी संबंधित खंडों को प्रस्तुत करना चाहिए और जिन संप्रदायों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब तर्क क्या बोल रहा है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, मतलब अधिगम जो होता है लर्निंग एक रेखीय तरीके से होता है। तो हमारा 23 23 में इसका सही क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, मतलब ए और आर क्या है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही है हमारा, आर भी सही। देखो बेसिकली जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ प्रैक्टिस आप लोगों को, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर में चांस रहता है कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना, आपको समझना है कि एक चीज़ मैं हिंट्स दे दिया ऐसे ही। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या क्या बोल रहा है, नहीं कर रहा है, तो व्याख्या तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, आर भी हमारा सही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है, गलत बात है, दोनों हमारा सही है। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 24। तो 24 में हमारा क्या बोल रहा है कि बच्चों कि विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में, मतलब विद्यार्थी स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, में विश्वास बढ़ाने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, फैथ को बनाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है, इसमें से हमें कौन सा विकल्प को, ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है ताकि उसका विश्वास बढ़ा रहे रिश्ते में। ठीक है, तो देखो 24 में क्या हो जाएगा, अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त को अपनाने का रवैया, अध्यापक को क्या होना चाहिए, विद्यार्थी को कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बिना उसे अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। विद्यार्थी को कि सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट पर प्रशंसा नहीं, ये गलत बात है। विद्यार्थी को बार बार इनाम और दंड देना, ये भी हमारा गलत बात है, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करे, नहीं, ये भी गलत है। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी किसी कार्यकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित होता है, निगेटिव वाले जो मूल्य, नियम, रिजल्ट होता है, केंद्रित करता है, तब उसे किस भाव का आशा है, तब उसे कैसा फील होता है, कैसा एहसास होता है। तो 25 में क्या हो जाएगा, गर्व, नहीं, गलत हो जाएगा। आशा, ये भी गलत हो जाएगा।
आनंद ये भी गलत हो जाएगा। दुस दुश्चिंता ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। लगातार बोलना होता है तो कंठ सूख जाता है बच्चों, तो पानी पीते रहना होता है। अब देखो बच्चों, हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी तकनीक, ऐसा कौन सा क्या है, टेक्नोलॉजी है जो विद्यार्थियों की अधिगम, विद्यार्थी का लर्निंग अभिप्रेरणा, मतलब विद्यार्थी को कुछ भी सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए मोटिवेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऐसा तकनीक है, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, हमें बताना है। तो क्या है बच्चों, 26। 26 का क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना, मतलब दंड देना, पनिशमेंट देना, ये हमारा गलत हो जाएगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने पर बल देना, तो ये भी हमारा, कि मतलब बाय फोर्स बोलना है कि तुम्हें ये कार्य खत्म ही करना है किसी भी कीमत पे, जैसे प्राइवेट जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में प्रेशर दिया जाता है, ऐसा नहीं आप दे सकते हो स्टूडेंट्स को। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, तो मतलब ये भी प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों के बीच में हमेशा कम्पिटिटिव माहौल रहना, हमेशा एक दूसरे से जलना, द्वेष भाव उत्पन्न करना, हमेशा ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना, तो कंपटीशन, एक दूसरे विद्यार्थी से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, ये हमें नहीं करना, लेकिन बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ये जो कि गलत बात है। अब देखो ये हमारा क्या है, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत, विद्यार्थी को उनका जो इंडिविजुअल है, खुद का जो है अधिगम लक्ष्य, अधिगम उसका जो खुद का सीखने का क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको पाने के लिए समर्थन देना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अ, बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको एक लक्ष्य दे देना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। इसमें क्या पूछ रहा है, 27 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया, क्या पूछ रहा है कि अपने स्वयं, मतलब खुद का जो हमारा चिंतन प्रक्रिया होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, के बारे में सोचने की योग्यता, उसके बारे में जो सोचने का जो एबिलिटी है, योग्यता होता है, मतलब खुद के चिंतन के बारे में, खुद के माइंड के बारे में, खुद के थॉट प्रोसेस के बारे में ही सोचना, उसको ऑब्जर्व करना, ये क्या कहलाता है, ये कौन सी योग्यता होता है, कौन सी क्वालिटीज, एबिलिटीज होता है, तो ये हमें बताना है। देखो भ्रांति, ये भ्रांति नहीं है, इट्स नॉट अ भ्रांति, इट्स नॉट अ बैड थिंग्स। समायोजन ये भी हमारा नहीं होगा। संकल्पनात्मक मानचित्रण ये भी नहीं होता, ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान, इट इज कॉल्ड अधिसंज्ञान। तो 27 का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 28 में हमारा क्या पूछ रहा है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों, गैर उदाहरण, अलग तरीके का उदाहरण, उदाहरण डैश डैश, वो क्या काम करता है। तो इसका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 28 का का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि का चुनाव किसी संबंधित संप्रदाय से करना चाहिए, भी हमारा गलत हो जाएगा 28 का। अब देखो 29 में, 28 में क्या है अगला ऑप्शन, का इस्तेमाल उस संप्रदाय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, तो 28 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा में क्या बोल रहा है,
कि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि वो अटल भ्रांतियों को जन्म दे देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों 28 हो गया हमारा। अब देखो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29, इसमें क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कथन है जो संप्रत्यय को अधिगम लर्निंग हेतु उपयुक्त नहीं है। देखो यहाँ पे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, नहीं वाले हमें ढूंढना है। तो 29 का क्या 29 का क्या हो जाएगा बच्चों, उस संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान की खोजना, ये गलत हो जाएगा। नई जानकारी के विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक के संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और चौथा में क्या बोल रहे हैं, संप्रत्यय को विविध परिप्रेक्ष्यों से समझना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन 30 है। 30 में क्या बोल रहा है कि एक अध्यापिका, इसमें एक फीमेल जो टीचर्स होता है, अध्यापिका जो होता है, उसके बारे में बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम, तो रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक जो थॉट्स होता है, कोई भी चीज़ को रिसर्च करना, खोजना, ढूंढना को, इस टाइप का जो अधिगम होता है, इस टाइप का जो लर्निंग होता है, वो क्या बोल रहा है कि सुसाध्य करना चाहते हैं, उसको सुसाध्य करना चाहती है। इसके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसके लिए उस टीचर जो है, अध्यापिका है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें बताना है। तो देखो 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, व्याख्यान विधि का अत्यधिक उपयोग करना, व्याख्यान जो हमारा होता है, स्पीच वाले जो मेथड्स होता है, नहीं हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल, उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़ के बुक रियल लाइफ नॉलेज भी होना चाहिए। अनावश्यक अनव्य आवश्यकता, हाँ, आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करते देना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 30 का, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही है, अनावश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग का सुसाध्य करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोशल स्टडीज़ का बारे में PYQ का डिटेल से एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं आपका फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करते रहता हूँ, और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अपने फैमिली, आप अपने रिश्तेदार, आप अपने जितना भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है, सोशल मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सारे जगह आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए, तो उसके लिए आप मुझे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में आप कमज़ोर हो, इंग्लिश को बढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश में बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, और मैं गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर वाले बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। और एक प्रॉपर मेरा एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, कम्पिटिटिव लेवल का इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अच्छे लेवल का, बेस्ट लेवल का। तो आप यदि किसी कम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेड नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज फ्री। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। तो देखो ये जो हमारा है सोशल मीडिया, ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इसे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल चीज़ें के लिए आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। स्पॉटिफाइड ये पॉडकास्ट के लिए है, और ये रंबल एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, इसे भी यहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं ब्लॉग लिखता हूँ डेली, तो ये राइटिंग ब्लॉग्स का है, ये यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और देखो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, यहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स वीडियो को यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। देखो PGT इंग्लिश वाले जो मैंने आपको बताया था, तो PGT इंग्लिश
पीजीटी इंग्लिश में टीचिंग से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है सारे का वीडियो इस पे मिलेगा आपको टाइम टू टाइम। अब देखो ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए मैं इंग्लिश में यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, ये ग्लोबल ऑडियंस के लिए ये चैनल बनाया गया है। अब देखो, और ये जो हमारा है इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ कम्पिटिटिव लेवल का। यहाँ पे आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, लव यू। और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।